मुख्य अतिथि मेरे परम आदरणीय माननीय श्री कटेश्वर जी, इस मंच की अध्यक्षता कर रहे माननीय महेंद्र सिंह जी और तमाम सम्मानित साथी। आज मैडम ने कहा कि हमारा ओबीसी समाज जो सोया हुआ है, मुझे लगता है कि उनकी बात एक हद तक सही है, क्योंकि ओबीसी समाज के ऊपर अगर कोई बात आती है तो ओबीसी समाज उसका विरोध नहीं करता। ओबीसी समाज उसका विरोध नहीं करता। आखिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है कि हमारा समाज पाखंडवाद में उलझा हुआ और बहुत बुरी तरीके से उलझा हुआ। मैं कहीं कहीं देखता हूँ, कार्यक्रमों में जाता हूँ तो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते समय हाथ में लाल धागा उठाते हैं, जो कि गुलामी का धागा उठाते हैं। तो जब तक हम अपनी क्लियरिटी नहीं स्थापित करेंगे कि हमारी क्लियरिटी आखिर है क्या, हमको सामाजिक न्याय की बात करनी है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ गुलामी से भी बात करनी है, तब तक हम ऐसे ही पशु क्लेश में पड़े रहेंगे और वो हमारा फायदा उठाते रहेंगे। और हम कामन यात्रा में जाएंगे और कहेंगे कि वो तुम्हारे ऊपर फूल फेंकेंगे हेलीकॉप्टर से, कहेंगे कि तुम जाओ कामन यात्रा में जाओ, मंदिर दर्शन करो। हम अपने बच्चों को इंग्लैंड भेजेंगे पढ़ने के लिए, हम अपने बच्चों को आईएएस बनाएंगे, पीसीएस बनाएंगे, व्यापारी बनाएंगे और इतने बड़े व्यापारी बनाएंगे कि आपका पैसा लूट करके भी दे पाएंगे और आप उन पर कोई चर्चा नहीं है। फिलहाल बातें यहाँ पर अखिल भारतीय विकलांग वर्ग महासंघ ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आयुष्मती कमलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई और साथ साथ उन सभी लोगों को भी बधाई जो इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल में शामिल। और कार्यक्रम का विषय है मंडल कमीशन की सिफारिशें और जातिगत जनगणना और ओबीसी का न्याय। माननीय बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मैं कहना चाहूंगा, देखिए कितनी विडंबना की बात है, जब तक ओबीसी के साथ कुछ ऐसा नहीं जो घटता है तब तक वो संभलने को तैयार नहीं रहता है। चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे जो बीबी मंडल, जब बीबी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बने तो 1968 में गंगा रिफाइनरी में आग लगी तो मनुवादियों ने क्या कहा कि जब एक शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में तो आग लगेगी। आप समझ लीजिए, इतने बड़ा विद्वान इंग्लैंड से पढ़ करके आया हुआ बिहार का मुख्यमंत्री बनता है और गंगा रिफाइनरी में आग लगती है तो लोग कहते हैं कि शूद्र, जो यादव अपने आप को आज क्षत्रिय बताता है, उस समय उसको लोग कहे, मुख्यमंत्री कहे कि जब शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा रिफाइनरी में तो आग लगेगी। कितनी विडंबना की बात है, लेकिन हमारा ओबीसी समाज समझने को तैयार है। लेकिन 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन डीपी सिंह ने उसे लागू किया और आज 34 साल हो गए। 34 साल एक पीढ़ी में बहुत बड़ा फर्क होता है। उस 34 साल में व्यक्ति नौकरी पाता है और नौकरी पाकर के रिटायर हो जाता है। और इस साल इस जाति जनगणना पे, इस विषय पे कार्यशाला रखने के लिए कमलेश जी का एक बार फिर धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 34वें साल में ये कार्यक्रम रखा, जो कि एक मूल्यांकन का साल है कि ओबीसी को अपने 27% आरक्षण का हिस्सा पूरा मिला के देंगे। स्कूल कॉलेजों को तो छोड़ दीजिए, मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी बात करता हूँ, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की भी बात करता हूँ, जहाँ पर पूरी तरीके से आरक्षण का कोटा अभी लागू नहीं हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय 45 है, अब 45 में एक में भी बीसी ओबीसी नहीं है, 2 में SC ST है, 1 में माइनॉरिटी है, जो कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, बाकी ओबीसी कहीं नहीं है।
राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय में भी यही हाल है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगभग यही हालत है। और ऐसा नहीं है कि जातिगत जनगणना का सवाल वो पहली बार उठा है। ये 2001 में जब सरकार थी, कांग्रेस थी, तब भी जातिगत जनगणना का प्रश्न था। अब 2010 में भी ये जातिगत जनगणना के ऊपर पूरे 2 दिन तक संसद में चर्चा चली और उस समय तत्काल सांसद गोपीनाथ मुंडे और सुषमा स्वराज जी, जो कि इस समय हमारे बीच में नहीं है, इन लोगों ने कहा था, ये रिकॉर्ड में है, इन लोगों ने कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ? जाति जनगणना हुई और आज वही बीजेपी के लोग कहते हैं कि जाति जनगणना से देश टूट जाएगा। तो क्या भाई आप 2010 में देश को टूटने का लेक्चर दे रहे थे? इनसे ये सवाल पूछा जाता है कि भाई 2010 में आप देश को टूटने का लेक्चर दे रहे हैं। और पाखंड की हद देखिए कि जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो उसका श्रेय जो है वो भाजपा ले रही कि जातिगत जनगणना हमारे वजह से। तो जातिगत जनगणना जब 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे तो उन्होंने भी कहा था कि 2021 में ओबीसी के सभी जातियों की जातिगत जनगणना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज 2024 आ गया। आगे उन्होंने जातिगत जनगणना के पीछे इतना क्यों भागते हैं? ये जातिगत जनगणना से लाभ क्या है? सिर्फ ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, समस्त जातियों की, जनरल की भी होगी। जनरल कहता है कि भाई हमको तो आरक्षण मिलता नहीं है, तो हमें हमारी जातिगत जनगणना की क्यों जरूरत है? उनकी जातिगत जनगणना की जरूरत यह है कि ओबीसी के पिछड़ेपन का कारण पता चलेगा कि ओबीसी को जो विशेषाधिकार मिला हुआ है वो विशेषाधिकार जो कौन खा रहा है। अमीर अपनी अमीरी के ऊपर पर्दा डाले रहता है, अमीर अपनी अमीरी के ऊपर पर्दा डाले रहता है ताकि उसकी अमीरी जो है खुद के सामने ना, लेकिन गरीबों की गरीबी जब खुद के सामने आती है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। बिहार की जातिगत जनगणना में आज से अगर आप 5-7 साल पहले अगर किसी से पूछे होते कि इस देश में जनरल की स्थिति क्या है, तो लोग यही कहते हैं कि 15%, 85-15 का रेशियो लोग बताते हैं। लेकिन बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है उसमें 10.4% सवर्ण है, अब बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी। और अगर बिहार की जातिगत जनगणना को एक एग्जाम्पल माना जाए, एक उदाहरण माना जाए, तो हर जाति के अगर 10,000 लोगों की गिनती की जाए कि उनमें पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, तो आप जिनको समझ रहे हैं कि वो ज्यादा होंगे तो मान भाव आप लोग गलत है। कायस्थ सबसे अधिक 10.4%, 5% में ब्राह्मण और क्षत्रिय है। ओबीसी की संख्या 0.1 में है और एक बिरादरी है बिहार में मुसहर, वो 10,000 में एक आदमी पोस्ट पे, तो 10,000 में एक आदमी पोस्ट ग्रेजुएट है। तो आखिर समस्या ये आ रही है कि हम लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं। हम लोग बात तो सामाजिक न्याय की करते हैं, लेकिन साथ साथ में मंदिर पूजा भी करते रहते हैं, जो कि संभव नहीं है। लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना से होगा, जातिगत जनगणना से ये होगा कि सबसे पहले तो हेड काउंट पता चलेगा कि किस जात का हेड काउंट कितना है, उसके बाद उसकी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक प्रोफाइल का भी पता चलेगा आपको। और सिर्फ जातियों की जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, किस
किसके पास कितनी जमीन है, कौन कितनी नौकरी में है, कौन किसका विशेषाधिकार आकर के बैठा हुआ है, इस सबकी भी गिनती हुई। और महिलाएं भी हैं यहाँ पर। इस महीने 10 अगस्त को माननीय पूनम देवी जी की जयंती भी होती है, तो मैं उनको भी नमन करता हूँ, सबको नमन करते हुए जो है मैं चाहूंगा कि महिलाएं कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा हर सभा में पहुंचना है, क्योंकि ज्योतिबा फुले जी, ज्योतिबा फुले जी ने पहला स्कूल जो खोला था सावित्रीबाई फुले कॉलेज, उन्होंने फातिमा शेख